हमने रिलेटिविटी के कई पक्ष आपके सामने में रखे। एक जिसकी हमने बड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की वो था टाइम डायलेशन, अर्थात समय विस्तार। अगर दो घटनाएं हो रही हैं और उनके बीच का हम कितना समय गुजरा है वो समय अंतराल जानना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तो वो फ्रेम डिपेंडेंट हो सकता है। और अगर कोई ऐसा फ्रेम हो जहाँ दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हुई हों, उस फ्रेम में अगर हम नापते हैं वो समय अंतराल तो वो सबसे कम मिलता है। दूसरे फ्रेम्स में अगर हम देखते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल्स नापते हैं तो वो ज़्यादा मिलता है। इसी को हम दूसरे रूप में कहते हैं कि हमारी घड़ियाँ जो किसी वेग से, किसी वेलोसिटी से एक दिशा के अंदर में चल रही होती हैं, उनके जो समय दिखाने की दर है वो स्लो हो जाती हैं, घड़ियाँ स्लो हो जाती हैं। मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। और मूविंग क्लॉक रन स्लो का मतलब ये नहीं कि मोशन के कारण से कोई गड़बड़ी होती है, वो हम दूसरे फ्रेम से उसको देखते हैं, चलते हुए एक अलग फ्रेम से हम उसको देखते हैं तो हमें वो स्लो, उस फ्रेम के लिए वो स्लो चल रही होती है। ये हमने समय विस्तार टाइम डायलेशन की चर्चाएं की थी। इन घड़ियों के बारे में एक और बहुत रोचक तथ्य है और वो ये है कि अगर हम दो घड़ियों को देखें, किसी फ्रेम में स्थित दो घड़ियों को देखें और एक ऐसे फ्रेम से देखें जिसमें कि वो घड़ियां स्थिर हैं और उनको हम अच्छी तरह से मिला लें ताकि एक समय में दोनों एक ही समय दे रही हैं, तो हम कहते हैं वो घड़ियां मिली हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं। जब इसमें 12 बजते हैं ठीक उसी समय यहाँ भी 12 बजते हैं। तो ऐसी सिंक्रोनाइज्ड घड़ियां हैं इस तरीके की। लेकिन उन्हीं घड़ियों को अगर हम एक दूसरे फ्रेम से देखते हैं जिसमें ये दोनों घड़ियां किसी एक वेलोसिटी से और एक तरफ को चल रही होती हैं, तो स्लो तो वो वहाँ हो ही जाती हैं उस फ्रेम के लिए। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, वो बड़ी मज़ेदार है कि वो घड़ियां आपस में मिली हुई भी नहीं रहती हैं। वो एक ही समय पर एक ही साथ एक ही जितना समय दिखाएं ऐसा भी नहीं होता। उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स, इसकी आपेक्षिकता इज रिलेटिव। सिंक्रोनाइजेशन मतलब घड़ियां मिली हुई है, हमारी घड़ी आपकी घड़ी, हमारी घड़ी में जितना बज रहा है ठीक उस समय आपकी घड़ी में भी उतना ही बज रहा है। इसको हम कहते हैं हमारे क्लॉक्स सिंक्रोनाइज्ड हैं। लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन जो है वो भी रिलेटिव है, यानी एक फ्रेम में हो सकता है कि घड़ियां सिंक्रोनाइज्ड हो और दूसरे फ्रेम में वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं रह जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मान ले कि ये एस फ्रेम है जहाँ से हम देख रहे हैं और दूसरा एस प्राइम फ्रेम है और वो एस प्राइम फ्रेम जो है हमेशा की तरह वो चल रहा होगा, कहीं v वेलोसिटी से चल रहा होगा। और इस एस प्राइम फ्रेम में दो घड़ियां हैं जो कि फिक्स्ड हैं। एक यहाँ घड़ी है, एक यहाँ घड़ी है और एक और कहीं घड़ी है। और ये घड़ी एस प्राइम में फिक्स्ड है, ये घड़ी और ये घड़ी। ए और बी नाम दे सकते हैं। तो ए और बी जो दो घड़ियां हैं, ए तथा बी, ये एस प्राइम फ्रेम में फिक्स्ड हैं, एस प्राइम फ्रेम में स्थिर हैं। और एस फ्रेम से हम इन घड़ियों को देखते हैं। एस फ्रेम में हमने दो ऑब्जर्वर्स फिट करके रखे हुए हैं या बहुत सारे ऑब्जर्वर्स फिट करके रखे हुए हैं। और एस फ्रेम में, इस एस फ्रेम में एक हमारा ऑब्जर्वर यहाँ कोई रहा होगा
जिसने कि, और एक यहाँ रहा होगा, और इन दोनों और कई सारे होंगे, इनके साथ इस तरह की हमने व्यवस्था करके रखी है कि इनको एक निश्चित समय बता के रखा हुआ है, इतने टाइम पर इसके सामने जो ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है, कई सारे ऑब्जर्वर्स मेरे यहाँ से वहाँ तक फैले हो सकते हैं, तो एक खास टाइम हमने टी बता रखा है कि टी समय पे ये सभी घड़ियाँ यहाँ पर मिली हुई हैं। बहुत सारी घड़ियाँ हम यहाँ पे रख सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वर रख सकते हैं, और हमने एक निश्चित बता रखा है, ठीक 2 बजे जो भी कोई इसके सामने होगा इसका रीडिंग नोट करेगा, और जो भी कोई इसके सामने होगा वो व्यक्ति इसका रीडिंग नोट करेगा। तो चूंकि हम एक ही समय पर दोनों घड़ियों के रीडिंग्स नोट कर रहे हैं, तो हम बता पाएंगे कि ये दोनों घड़ियां आपस में मिली हुई हैं या कोई आगे पीछे चल रही है। अब हमारे पास 2 इवेंट्स हो गए। एक इवेंट क्या हुआ कि ये ए घड़ी इस ऑब्जर्वर के सामने है, वो एक इवेंट हो गया E1। घड़ी ए एस के प्रेक्षक इसका भी नाम दे सकते हैं, ये जो यहाँ ऑब्जर्वर है उसका भी नाम दे सकते हैं, एम कह दीजिए इसको, एन कह दीजिए इसको। तो घड़ी ए एस के प्रेक्षक एम के सामने आ गई या सामने है, ये एक इवेंट हो गया। और इसी तरह से दूसरा इवेंट, ये घड़ी इस ऑब्जर्वर के सामने आ गई, ये दूसरा इवेंट हो गया। तो घड़ी बी एस के प्रेक्षक एन के सामने है। तो ये हमारी व्यवस्था है इसकी जांच करने के लिए कि ये ए और बी की घड़ियां आपस में मिली हुई हैं कि नहीं मिली हुई हैं, सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं सिंक्रोनाइज्ड है। और हमारी व्यवस्था है कि हमने अपने सारे ये दूतों को यहाँ पे कह के रखा हुआ है कि ठीक 2 बजे इसके सामने जो भी दूत हो वो इसका टाइम नोट कर ले, और ठीक 2 बजे इसके सामने जो भी दूत है वो इसका टाइम नोट कर ले। तो ये हमारी 2 घटनाएं हैं, और उन 2 घटनाओं का हमने यहाँ पर ये वर्णन करके रखा है। तो एस फ्रेम में E1 कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। E1 का आप स्थान लिखें और समय लिखें। Y और Z में मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल X दिशा में ही काम करेंगे हम, क्योंकि सारा मोशन X दिशा में हो रहा है। तो ये जहाँ खड़ा है, ये M जहाँ खड़ा है, उसका जो कोऑर्डिनेट है उस जगह पर हो रहा है X1। ये कहें आप, ये X1 है, ये जो स्थान है S फ्रेम से देख रहे हैं हम, ये X1 है। तो X1 स्थान पर हो रहा है, कुछ YZ होगा। कब हो रहा है हमने समय तय करके रखा है कि इतने टाइम पर जो ऑब्जर्वर इसके सामने है वो ये करेगा। तो T समय पर हो रहा है, ये T समय पर हो रहा है। E1 का ये है, और E2 का क्या है, E2 कहाँ हो रहा है, यानी N प्रेक्षक N और घड़ी B आमने सामने आ गई। ये घटना कहाँ हो रही है, ये घटना यहाँ हो रही है। ये X2 है कहें, ये S फ्रेम में ये S2 है। ये सभी घड़ियाँ ऐसा चल इस तरफ को मूव कर रही हैं, क्योंकि S प्राइम में फिक्स्ड हैं ये सब। लेकिन इस टाइम पे इस N के सामने में ये घड़ी है, और कहीं हो रहा होगा, कहीं और दूसरी जगह हो रहा होगा। तो वो X2 है, YZ X2 YZ, और ये भी T समय पर हो रहा है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक साथ ही दोनों घड़ियों को देखना है, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये घड़ियां मिली हुई हैं या नहीं मिली हुई हैं। ऐसा अब इस घटना का जो समय S प्राइम में होगा वो इस घड़ी के द्वारा दिखाया जाएगा। घड़ी होती इसीलिए कि वहाँ पर जो कुछ है उसका समय
पता चले। तो एस प्राइम के जो ऑब्जर्वर्स हैं, इस एस प्राइम के ऑब्जर्वर्स हैं, वो इन घड़ियों का उपयोग करते हैं और उनके लिए भी m एक घटना हो रही है, n एक घटना हो रही है। ये m ऑब्जर्वर जो है वो ये इसके a के सामने आ गया है, ये E1 घटना है जिसको यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये घटना है इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जिस समय में ये घटना हो रही है, E1 घटना हो रही है, उस समय घड़ी A में क्या समय होगा? ये वही समय होगा जो एस प्राइम फ्रेम से इस घटना का समय है। और उसके लिए हमारे पास लॉरेंज के रूपांतरण समीकरण है। इस फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो जो E1 घटना होगी, उस E1 घटना का कुछ स्थान होगा, कुछ x1 प्राइम कुछ स्थान होगा, y प्राइम z प्राइम जो इसके बराबर ही होने वाले हैं वो स्थान होगा, और ये कब होगी? किसी t1 प्राइम पर होगी, और वही t1 प्राइम यहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि घड़ियाँ इसी के लिए तो इस्तेमाल होंगी ना कि जो समय हो घटना का वो यहाँ पर दिखे। इसी प्रकार से जो दूसरी घटना E2 हो रही है, उसका जो टाइमिंग है एस प्राइम फ्रेम में, वो टाइमिंग यहाँ दिखेगा। तो इस घड़ी का जो रीडिंग होगा वो T2 प्राइम होगा। E2 दूसरी वाली जो घटना है वो कहीं हो रही होगी, और किस समय पे हो रही होगी? तो ये T2 प्राइम समय पे हो रही होगी। तो इस घटना का समय यहाँ पर T2 प्राइम दिखाया गया, और इस घटना का समय यहाँ पे T1 प्राइम दिखाया गया। यानी उसी समय जब एस प्राइम कहता है कि हमने एक ही समय पर इन दोनों घड़ियों को देखा, तो इसकी क्या रीडिंग है? T2 प्राइम। इसकी क्या रीडिंग है? T1 प्राइम। और अब आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का इस्तेमाल कर लीजिए। T2 प्राइम या T1 प्राइम से शुरू कर लीजिए। T1 प्राइम बराबर T1 माइनस x1 v बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और T2 प्राइम बराबर T2 माइनस x2 v बाई सी स्क्वायर और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं अब कि अब T1 और T2 क्या है? T1 और T2 इन घटनाओं के समय हैं जो S फ्रेम से देखे जा रहे हैं, और वो दोनों T हैं। तो T1 भी T है और T2 भी T है। तो आप इस T1 को भी आप T बना दीजिए और इस T2 को भी आप T बना दीजिए और घटा लीजिए। क्या देखते हैं हम? T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम बराबर, जब आप घटाएंगे तो ये T बटा इतना और यहाँ भी T बटा इतना वो कट जाएगा, और जो बचेगा वो होगा नीचे में स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ऊपर में बचेगा माइनस, अगर आप कॉमन ले लें तो x2 माइनस x1 इंटू वी बाई सी स्क्वायर। तो यानी T2 प्राइम और T1 प्राइम बराबर नहीं है। T2 प्राइम और T1 प्राइम में इतना डिफरेंस है। एक ही समय T पर हमने दोनों घड़ियां देखी और वो उस समय अलग अलग समय दिखा रही हैं। यानी S प्राइम की घड़ियां आपस में ठीक ढंग से मिली हुई नहीं हैं, सिंक्रोनाइज्ड नहीं हैं, एक आगे एक पीछे। स्लो चलना, धीमी गति से वो समय की दर दिखाना वो अलग प्रश्न है। इनकी घड़ी स्लो तो चल ही रही है, एस फ्रेम के अनुसार इनकी घड़ी स्लो तो चल ही रही है, इनकी घड़ी स्लो तो चल ही रही है, लेकिन एक टाइम पर एक समय तो दिखाना चाहिए, वो भी नहीं दिखा रही है, सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं है। कौन आगे है कौन पीछे है? तो हमारे चित्र में x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव है। x2 बड़ा है, x1 छोटा है, ये पूरी चीज़ नेगेटिव है, अर्थात T2 प्राइम ये छोटा है T1 प्राइम से। यहाँ पर ज़्यादा समय दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कम समय दिखाया जा रहा है।
यहाँ अगर 2 बजे दिखाया जा रहा है या 2:10 दिखाया जा रहा है तो यहाँ 2:10 से कम दिखाया जा रहा है। T2 प्राइम छोटा है, T2 प्राइम छोटा है और T1 प्राइम बड़ा है। तो ये घड़ी पीछे है इसकी अपेक्षा। जो आगे वाली घड़ी है, क्योंकि एस से हम देख रहे हैं मोशन इस तरफ को है, तो ये आगे वाली घड़ी है और ये पीछे वाली घड़ी है। तो पीछे वाली घड़ी आगे चल रही होती है, आगे वाली घड़ी जो है ये थोड़ा उसकी अपेक्षा पीछे चल रही होती है। दोनों का दर एक ही है, जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस बना रहेगा, जितना इसकी अपेक्षा ये आगे चल रही है उतनी ही आगे चलती रहेगी ये, लेकिन इतना डिफरेंस इसमें रहेगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि पीछे वाली घड़ी अधिक समय दिखा रही है। और आगे वाली घड़ी कम समय दिखा रही है। एक ही टाइम पर दोनों को देखें तो ये फर्क है। और ऐसा मत सोचिएगा कि एस प्राइम में कोई खराबी है, सभी इनर्शियल फ्रेम एक से ही होते हैं। एस प्राइम के फ्रेम में एस प्राइम की जो घड़ियां हैं ए और बी जो हमने यहाँ लिखी हैं वो बिल्कुल मिली हुई हैं, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हैं, वो बिल्कुल सही चल रही हैं। और एस के फ्रेम से यदि एस प्राइम की घड़ियों को देखा जाएगा, एस के फ्रेम से यदि एस प्राइम की घड़ियों को देखा जाता है तो आप देख रहे हैं कि वो दूसरे फ्रेम वाली नहीं मिली हुई है। इसी तरीके से एस प्राइम के फ्रेम से अगर आप एस की घड़ियों को देखेंगे तो वो भी मिली हुई नहीं नजर आएंगी। और उसमें भी चूंकि एस प्राइम से अगर आप देखें, ये एस प्राइम है, यहाँ से अगर आप देखें तो एस फ्रेम जो है वो इस तरफ को चल रहा है, ये एस फ्रेम जो है वो इस तरफ को चल रहा है। और एस फ्रेम में अगर 2 घड़ियां हैं, जैसे हमने एम और एन कहा था, तो एस फ्रेम में अगर ये 2 घड़ियां हैं तो ये घड़ियां भी इस तरफ को चल रही हैं। तो ये है फ्रंट आगे वाली और ये है रियर पीछे वाली, यानी इस चलने में कौन आगे है और कौन पीछे है, समय दिखाने में आगे पीछे नहीं। जो इस तरफ को ये पूरी सभी घड़ियां ऐसे चल रही हैं तो ये आगे वाली घड़ी है और ये पीछे वाली घड़ी है, फ्रंट क्लॉक है, ये रियर क्लॉक है। तो अगर एस प्राइम से हम देखते हैं तो ऐसा है, और एस प्राइम के फ्रेम के अनुसार ये घड़ियां मिली हुई नहीं है। और वही रूल है, पीछे वाली घड़ी अधिक समय दिखाती है। ये जो रूल यहाँ है यही रूल है, पीछे वाली घड़ी अधिक समय दिखाती है। तो ये घड़ी जो है एस प्राइम के अनुसार, ये घड़ी जो है ये है पीछे वाली घड़ी और ये अधिक समय दिखाएगी, ये मिली हुई नहीं है, अधिक समय दिखाएगी। और इसकी अपेक्षा, इस घड़ी की अपेक्षा ये घड़ी कम समय दिखाएगी। एस प्राइम का वर्णन ऐसा आने वाला है। एस प्राइम से जब वर्णन करेंगे तो ये आने वाला है, और एस से जब वर्णन करेंगे तो ये जो हमने अभी डिराइव किया वो आने वाला है। एस से अगर आप वर्णन करेंगे तो उस हालत में ये एस है और ये एस प्राइम है और ये इस तरफ को चल रहा है और इसमें 2 घड़ियां हैं और ये फ्रंट घड़ी है और ये रियर घड़ी है। तो अगर एस से हम बात करें, एस से हम देखेंगे तो ये घड़ियां नहीं मिली हुई हैं। जो फ्रंट घड़ी है, जो आगे वाली घड़ी है, वो कम समय दिखाती है, और जो पीछे वाली घड़ी है, जो रियर घड़ी है,
वो अधिक समय दिखाती है। तो यानी जो मूविंग घड़ियां है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, जो स्टेशनरी घड़ियां हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं। और कितना अंतर है, कौन आगे चल रही है, कौन पीछे चल रही है, वो सब इस सूत्र से मिलता है। अब एक और बहुत मज़ेदार परिणाम है रिलेटिविटी का, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई लंबाई है, कोई रॉड है जिसकी कुछ लंबाई है और उसको हम नापना चाहते हैं, तो हम कैसे नापते हैं? किसी टेबल की लंबाई हमें नापनी हो तो हम कैसे नापते हैं? हम एक फीता लगाते हैं और इस किनारे पर जा कर के देख लेते हैं कि कितना वो फीते पर पड़ रहा है, और फिर हम इधर को आ जाते हैं और यहाँ पर भी आकर के देख लेते हैं कि कितना पड़ रहे हैं फीते के ऊपर, फिर हम उसको घटा लेते हैं और टेबल की लंबाई निकल जाती है। बहुत आसान है। लेकिन अगर ये टेबल हमारी अपेक्षा किसी v वेलोसिटी से एक तरफ को चल रही होती तो हम उस फीते से कैसे नापते इसकी लंबाई? अगर हमने फीता लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद हमने इधर आकर इस किनारे पर कितना फीते के ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़ लिया, और उसके बाद फिर हमने अपनी नज़र इधर घुमाई और यहाँ फीते पर कितना लिखा हुआ है इस किनारे पे पढ़ लिया, तो वो घटाने से इसकी लंबाई नहीं निकलेगी, क्योंकि हम इधर से जब तक इधर आएंगे, नज़र घुमाएंगे, पढ़ेंगे, तब तक ये टेबल आगे खिसक चुकी होगी। तो इस पठन से इस पठन को घटा करके हम नहीं निकाल सकते। तो हम इसकी लंबाई अगर जानना चाहते हैं, अगर कोई टेबल, कोई रॉड, कोई भी चीज़ है जिसकी लंबाई हम जानना चाहते हैं और वो मेरी अपेक्षा v वेलोसिटी से चल रही है, अपनी लंबाई की तरफ चल रही है, तो उस लंबाई को नापने के लिए हमें कुछ सहायकों की ज़रूरत पड़ेगी फिर से, और हम फीता लगा करके रखेंगे और अपने सहायकों को एक समय बता के रखेंगे। सबकी घड़ियां एक दूसरे से मिली हुई होंगी, सभी घड़ियां बिल्कुल सही चल रही होंगी, और हम सहायकों को हमने एक निश्चित समय बता करके रखा हुआ है, ठीक इतने बजे जो कोई भी इस किनारे के सामने हो वो फट से उस फीते का रीडिंग ले ले, और ठीक उतने ही बजे जो कोई भी सहायक इस किनारे के सामने हो वो इसका रीडिंग ले ले। तो ऐसे दो लोग जब लगेंगे और वो भी बिल्कुल एक साथ इधर का भी रीडिंग लेंगे और उधर का भी रीडिंग लेंगे, साइमल्टेनियसली, समकालीन, तब उसमें से हम जब घटाएंगे एक में से दूसरे को, तब हमें उसकी लंबाई मिलेगी। और ये लंबाई अगर ये टेबल स्थिर होती, या टेबल के फ्रेम में जो प्रेक्षक है, जो जिसको सहायक की आवश्यकता नहीं है, जो फीता फैला करके और खुद ही इधर जा कर के रीडिंग ले सकता है, खुद ही उधर जा कर के रीडिंग ले सकता है, उस फ्रेम में जो लंबाई है उसकी अपेक्षा अलग होती है, और इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई में संकुचन। तो हम थोड़ी उसकी चर्चा करें। लंबाई में संकुचन, अर्थात लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने एक रॉड या कोई ऐसी वस्तु ली जिसकी कुछ लंबाई हम जानना चाहते हैं, और हमारे फ्रेम में इसको हम एस फ्रेम कह सकते हैं, इस एस फ्रेम में
ये रॉड v वेलोसिटी से ऐसा चल रही है और हम इसकी लंबाई नापना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई नापने के लिए हमारे बहुत सारे सहायक यहाँ होने चाहिए। सबके पास घड़ियाँ होनी चाहिए और सबकी घड़ियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी मिली हुई होनी चाहिए और सही दर पे चलती रहनी चाहिए। और हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक t समय पर जो कोई भी इसके सामने होगा, इस किनारे के सामने होगा, वो इसका x कोऑर्डिनेट नोट करेगा। ये जो कोई भी यहाँ पर होगा वो फीते से या जो भी हमारा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे इस किनारे का यहाँ पर नोट करेगा। और ठीक उसी समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी समय जितने बजे इसने ये काम किया है, ठीक उतने ही बजे जो भी सहायक इसके सामने होगा, ये बाएं किनारे के सामने जो भी होगा, वो इसका x कोऑर्डिनेट रीड करेगा। तो अब दो घटनाएं हुई, एक घटना ये है E1 और एक घटना ये है E2। ये सहायक इस किनारे के सामने है और यहाँ इस फीते पे उसने कोऑर्डिनेट नोट किया है। ये सहायक इस किनारे के सामने में है E1 घटना और उसने x कोऑर्डिनेट यहाँ नोट किया है। तो अब आप S फ्रेम से देखें, जो E1 घटना है कहाँ हुई, तो इसने कुछ निकाला, ये उसने बताया x1 पर हुई। कब हुई, yz भी कुछ होगा, हम लिख नहीं रहे हैं। कब हुई, एक t समय पर हुई, क्योंकि सभी सहायकों को इंस्ट्रक्शन है t समय जिस समय हो उस समय देखना कि इसके सामने जो हो वो देख लेना कि यहाँ क्या x कोऑर्डिनेट है, और उसी समय में इसके सामने जो हो वो देख लेना कि क्या x कोऑर्डिनेट है। इसलिए ये घटना t समय पर हुई। और दूसरी घटना जो है E2, वो कब हुई और कहाँ हुई, तो जितना x कोऑर्डिनेट उसने नापा वहाँ हुई, और कब हुई, उसी टाइम t पर हुई। तो S फ्रेम में इस की लंबाई बराबर x2 माइनस x1। और अब हम S प्राइम फ्रेम की बात करें। S प्राइम फ्रेम में इन्हीं दोनों घटनाओं को हम देखते हैं। E1 घटना कहाँ हुई, किसी x1 प्राइम पर हुई होगी। कब हुई, किसी t1 प्राइम पर हुई होगी। E2 घटना कहाँ हुई, कोई उसका x2 प्राइम कोऑर्डिनेट होगा। कब हुई, कोई t2 प्राइम समय होगा। और अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। x1 प्राइम का मान लिखते हैं और x2 प्राइम का मान लिखते हैं इनकी अपेक्षा। तो x1 प्राइम बराबर x1 माइनस VT बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि S फ्रेम में x1 और t है, तो x1 और t है। और x2 प्राइम को भी इसी तरह लिख सकते हैं हम, x2 प्राइम बराबर x2 माइनस VT बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये t और ये t हमने समान रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर S फ्रेम में ये t और t एक ही है। तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम बराबर, ये देखें, इसमें से इसको घटाएं तो नीचे स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और जब आप घटाएंगे तो ये माइनस वी टी यहाँ भी है, माइनस वी टी यहाँ भी है, और आप घटा रहे हैं x2 प्राइम में से x1 प्राइम को घटा रहे हैं, तो ये पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा और बचेगा x2 माइनस x1।
ऐसा। अब आप देखें कि ये x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम क्या है, ये हम s प्राइम फ्रेम से काम कर रहे थे। ये x1 प्राइम और x2 प्राइम जो है x प्राइम फ्रेम से नापे हुए कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों किनारों के, अलग अलग समय पर। s प्राइम फ्रेम से ये समय अलग अलग होने वाले हैं, t1 प्राइम अलग होने वाला है और t2 प्राइम अलग होने वाला है, वो बराबर नहीं होने वाले। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। t1 प्राइम का मान अगर आप निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं t माइनस वी x1 बाई सी स्क्वायर, ऐसा। और t2 प्राइम का मान अगर आप लिखें तो t माइनस वी x2 बाई सी स्क्वायर और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। t1 प्राइम और t2 प्राइम बराबर नहीं है, यहाँ x1 है वहाँ x2 है। लेकिन ध्यान दीजिए कि s प्राइम फ्रेम में जब चले गए तो ये रॉड वहाँ स्थिर है। s प्राइम फ्रेम में ये रॉड स्थिर है क्योंकि s प्राइम भी इसकी अपेक्षा v वेलोसिटी से आगे चल रहा है और इसलिए इस फ्रेम में ये रॉड स्थिर है। और रॉड अगर स्थिर है तो हमें ये छूट है कि हम अलग अलग समयों पर दोनों किनारों के कोऑर्डिनेट्स देखें और घटा लें, तब भी हमें उसकी लंबाई मिलेगी। इसलिए ये जो x2 माइनस x1, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम है, ये s प्राइम फ्रेम में इस रॉड की लंबाई है। ये x2 माइनस x प्राइम जो है वो s प्राइम फ्रेम में इस रॉड की, इस छड़ की लंबाई है। और x2 माइनस x1 तो हमने यहां पर इतनी मशक्कत के बाद लिखी ही है कि s में ये लंबाई है। तो ये x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ये कहलाती है रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ। अर्थात जिस फ्रेम में रॉड रेस्ट में है उस फ्रेम में नापी गई लंबाई, तो उसको रेस्ट फ्रेम कहेंगे हम, जहां आपके पास सुविधा है कि आप इधर जाके नापो, उधर जाके नापो, घटा लो। ये रेस्ट फ्रेम में लेंथ है, रेस्ट लेंथ है। और x2 माइनस x1 ये मूविंग लेंथ है। ये उस फ्रेम में नापी गई लंबाई है जिस फ्रेम में ये रॉड मूव कर रही थी, मूविंग लेंथ कहेंगे उसको। तो x2 माइनस x1 ये है मूविंग लेंथ, मूव करती हुई रॉड की लेंथ। और क्या लिख सकते हैं अब इस इक्वेशन को हम फिर से, रेस्ट लेंथ, इसको रेस्ट लेंथ कहें तो रेस्ट लेंथ बराबर ये मूविंग लेंथ बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या मूविंग लेंथ बराबर रेस्ट लेंथ गुना स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो मूविंग लेंथ रेस्ट लेंथ की अपेक्षा छोटी है। हमने एक से छोटी संख्या से गुना किया है, यहाँ पे मूविंग लेंथ रेस्ट लेंथ की अपेक्षा छोटी है। तो अगर उसी लंबाई को आप उसके रेस्ट फ्रेम में जा करके नापे जहाँ वो लंबाई रेस्ट में है, तो आपको सबसे अधिक मिलने वाला है। और किसी दूसरे फ्रेम से नापें जिसमें कि वो लंबाई अपनी लंबाई की दिशा में गतिमान है,
तो वो संकुचित हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लंबाई का संकुचन हो जाता है, और इतने फैक्टर से वो लंबाई कम हो जाती है। फिर ध्यान रखिएगा, ये मोशन के कारण कोई गड़बड़ी नहीं हुई है रॉड के अंदर में, ये हमने फ्रेम बदला है, रॉड को कुछ नहीं किया है। वही रॉड एक फ्रेम से देखने पर स्थिर है, दूसरे फ्रेम से देखने पर मूविंग है। अगर वो उस फ्रेम से देख रहे हैं आप जहां वो मूविंग है तो उसकी लंबाई घट गई है, और उस फ्रेम से देख रहे हैं जिसमें कि वो रेस्ट में है तो उसकी लंबाई ठीक ठाक है। तो इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन।